दोस्तों आज मैं बताने आया हूँ कि आरआरबी एएलपी मैंने कैसे क्रैक किया। कमजोर मैथ आपकी हो नहीं सकती है। मेरे पास दिन भर में 10-20 फोन आते हैं मुझसे, देश भर के लोग, देश भर के स्टूडेंट, महाराष्ट्र, चेन्नई, आंध्रा, बिहार, सारे लोग मुझसे फोन कर करके बोलते हैं सर मैथ कमजोर है, मैथ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मैथ नहीं। आप प्री मेंस क्वालिफाई कीजिए। प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद साइको कराने की गारंटी मेरी है, क्योंकि साइको वही करवा सकता है जिसने इस टाइप का साइको दे रखा है। अगर आप ऑफलाइन साइको में जाएंगे तो आपको सेम, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, 10-15 साल की उनकी तो वही स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक्चुअल में साइको क्या होता है ये मैंने देखा है। एक्चुअल में साइको कंप्यूटर पे कैसा है ये मैंने देखा है। मैं आपको स्पेशल रणनीति साइको के बारे में बताऊंगा। लोको पायलट आपके सामने बात कर रहा है। सभी साथी जुड़ जाइए। मैं मेरे वादे के मुताबिक आज आप लोगों के लिए आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं टाइम निकाल के आया हूँ। आज ड्यूटी को 4 बजे ऑफ किया है आपके लिए। साथियों, बिना टाइम लगाए हुए, बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों से मुखातिब होने आया हूँ। आरआरबी एएलपी एस्पायरेंट, हेलो भाई राजेश जी भाई, हेलो। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्यार। दोस्तों आज मैं बताने आया हूँ कि आरआरबी एएलपी मैंने कैसे क्रैक किया, मैंने कैसे पास किया। मुझ में ऐसी कोई खास खूबी नहीं थी, लेकिन मैंने उस रणनीति को कैसे फॉलो किया। मैं कुछ भी नहीं था, मैं आपसे ज़्यादा भी होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के पास, प्रणाम प्रणाम भाई अंकित भाई, प्रणाम। फिर भी मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि मेरी क्या रणनीति थी। देखो दोस्तों, बात 2008 की है, सन 2008 की बात है। मैंने 10th पास की थी। 10th पास की थी तो मेरे मैथमेटिक्स में, जो आप मैथ पढ़ते हो, मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई सब्जेक्ट था तो मेरा मैथ था। बसंत कुमार सर 2025-26 के लिए आईटीआई में डीजल मैकेनिक करना सही रहा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आज आप मेरी बात सुनिए, कम से कम कमेंट पे ध्यान दीजिए। आज आप मेरी बात ज़्यादा सुनिए। सन 2008 में सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10वीं पास की। 10वीं पास करते 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 मुझे पसीना आ गया था, मुझसे पास नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे मैथमेटिक्स में आ रही थी। लोग मैथ को बहुत इजी वे में निकाल रहे थे। लोगों को मैथ ऐसे चलती थी जैसे हिंदी पढ़ रहा हो। लोग ऐसे हिंदी निकालते थे जैसे लोग हिंदी की किताब पढ़ रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ में थी। मैं सोशल स्टडी में, जिसको आप आजकल जीके, सामाजिक विज्ञान बोलते हो, साइंस में और संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश थी। मैं सारे सब्जेक्टों में जो टीचर जिस चैप्टर को पढ़ाता था वो चैप्टर मुझे याद होता था। मान लो आज 5th चैप्टर पढ़ाएगा, 6th चैप्टर पढ़ाएगा, तो वो चैप्टर मुझे ऑटोमेटिक याद होता था। मैं एक दिन पहले उस चैप्टर को पढ़ के जाया करता था। मैं क्रीम था, लेकिन मेरी मैथ कमज़ोर थी। दोस्तों, घर वालों ने बोला कि 10th पास तो जैसे तैसे हो गई है, अब आप 12th में, 11th में जब आप आ गए हो तो मैथ साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैथ साइंस में एडमिशन दिला ही दिया घर वालों ने आखिर। मेरा ड्रीम कुछ और था, मैं एक सिविल सेवक बनना चाहता था दोस्तों। लेकिन घर वालों ने पीसीएम सब्जेक्ट दिला दिया, जिसको आजकल मैथ साइंस बोलते हैं लोग। मैथ साइंस घर वालों ने दिला दिया, परिवार ने मुझे दिला दिया, क्योंकि घर के आसपास के लोग मैथ साइंस पढ़ रहे थे। घर के आसपास के लोग मैथ और साइंस के बिना कोई हल्का सब्जेक्ट ले ही नहीं रहे थे। तो घर वालों में भी कंपटीशन था, घर वालों के अंदर भी एक ऐसा जुनून था कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो मैथ साइंस ही पढ़ेगा। मैंने घर वालों के दबाव में आके मैथ साइंस ले लिया दोस्तों।
मैथ साइंस ले तो लिया, लेकिन मेरी मैथ में फिर हालत ख़राब थी। मुझे केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगती थी, मुझे फिजिक्स भी बहुत प्यारी लगती थी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगता था। लेकिन मैथ में मैं फिर क्वेश्चन रटता था, मैथ के क्वेश्चनों को मैं रटने लग गया था। जैसे मैथ का कोई भी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल उसके बगल में लिखता था वो, जैसे एग्जाम्पल था उसको वो जब देता था तो मुझे उसका आंसर याद होता था, उत्तर याद होता था, लेकिन मुझे उसका डेरिवेशन बीच का याद नहीं होता था, क्योंकि मेरी मैथ बिल्कुल कमज़ोर थी। तो आज मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। सर पेपर कब तक होने का चांस है? बिल्कुल पेपर होने का चांस बताएंगे आपको। तो जैसे 11th क्लास मैंने पास कर ली, मुझे घर वालों ने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया 11th में, क्योंकि मैथ साइंस का मामला था तो प्राइवेट स्कूल में डालना बहुत ज़रूरी था। अब प्राइवेट स्कूल में 11th पास तो हो गई। अब 11th पास होने के बाद 12th में नंबर आया तो वो मेरा फिजिक्स में मैं ट्यूशन जाने लग गया। फिजिक्स मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, और मैथमेटिक्स में मेरा डिब्बा गोल था। मुझे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं इस पेन को, ये पेन आधार होता है, इस पेन से ज़िंदगियां बनती हैं। ये पेन आप लोगों के लिए ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी संवारता है। मैं इसकी कसम खा के बोलता हूँ, कोई पता नहीं कोई झूठ बोलता है कोई सच बोलता है, मैं मेरे अनुभव आपके सामने बताता हूँ। मुझे 12th क्लास में मैं मैथ साइंस पढ़ रहा था, मैथ की 4 किताबें हुआ करती थी। मैथ की 4 किताबें होने के बाद भी मुझे -10 + 15, मान लो मुझसे कोई कहता -10 + 15 को ऐड कीजिए या इसको समीकरण को इक्वल कीजिए, तो मुझे वो नहीं आता था। आप ये सोचिए मेरी मैथ कितनी कमज़ोर थी। किसी ने मुझसे अगर चलते चलते पूछ लिया -10 - 20 कितना होता है, माइनस का 10 प्लस का 20 कितना होता है, माइनस का 20 प्लस का 30 कितना होता है, ये नहीं आता था मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पास तो हुआ था 12th क्लास में, लेकिन मेरे फिक्स 51 नंबर आए थे 150 में से। 150 में से मात्र 51 नंबर मेरे मैथ में आए थे। मैथ में अगर मेरा 1 नंबर कम आता तो मैं सप्लीमेंट्री आता, मुझे दोबारा एग्ज़ाम देनी पड़ती। सर हमको साइको में बहुत डर लगता है। बताएंगे, आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। मेरी बातों को ढंग से सुनिए, मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। मैं 150 में से मेरे 51 नंबर आए, और 51 पे कैंडिडेट पास होता था। अगर 50 में से 51 नंबर जिसके आ रहे हैं वो पासिंग मार्क था, जैसे 100 में से 33 पासिंग मार्क है, वैसे 150 में से 33 पासिंग मार्क होता था। तो 51 मेरा पासिंग मार्क था 150 में से, आउट ऑफ 150। तो मेरे फिक्स 51 नंबर आए। पता नहीं वो एग्जामिनर ने मुझे नंबर दिए, या पता नहीं मेरी राइटिंग अच्छी थी, या मालूम नहीं मेरे इतने ही नंबर आ रहे थे, लेकिन मुझे जैसे तैसे पास कर दिया। बीटेक करने चला गया। बीटेक सेकेंड ईयर तक पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। 6 महीने तक, 6 मंथ तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसको छोड़ने का प्लान करने लग गया और बीएससी करने का प्लान करने लग गया कि मुझे बीएससी करना है। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 बैक आई। 6 पेपर होते थे, जिसमें से 5 पेपरों में मुझे बैक पेपर देना पड़ा अगेन। 5 पेपरों में मेरे पासिंग मार्क नंबर नहीं आए। मुझसे कॉलेज वाले चिढ़ते थे। कॉलेज वाले ये कहते थे कि एक सब्जेक्ट इसका कैसे पास हो गया। जब 6 सब्जेक्ट का सेमेस्टर होता था तो 5 सब्जेक्ट में मेरे बैक लग रही थी, तो एक सब्जेक्ट जो मेरा फिजिक्स क्लियर हुआ था उसमें लोग कह रहे थे कि एक सब्जेक्ट कैसे इसने नकल करके कैसे पास कर लिया, इसके तो पूरे 6 की 6 में लगनी चाहिए थी। सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ कि मेरे 2 बैक आई, मतलब 12 पेपरों में से मेरे 5 और 2 7 बैक आई। थर्ड सेमेस्टर का मैंने और जोर लगाया। थर्ड सेमेस्टर में प्रयास किया, मैथमेटिक्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना, सुधार किया, तो मेरे 1 बैक आई। धीरे धीरे फोर्थ सेमेस्टर से मेरे बैक आना बंद हो गई, लोग चिढ़ना बंद हो गए। मैंने मैथमेटिक्स को कैसे सुधारा उस बात को समझिए। मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर तक -17 -10 नहीं आता था मुझे, -15 + 10 नहीं आता था मुझे, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने मेहनत इस प्रकार की थी,
कॉलेज में मुझे लोग ये कहने लगे थे कि इसका एक सब्जेक्ट क्लियर कैसे हो गया, इसका 2 सब्जेक्ट क्लियर कैसे हो गया। मैं क्या करता था, जो चीज़ मुझे आती थी ना वही मैं क्वेश्चन पेपर हल करता था। बाकी दुनिया पूरे एकेडमिक सीजन में जितना पेज की कॉपी होती थी उस सबको भरती थी और पूरे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करती थी। मेरा ये प्रिंसिपल था कि जो क्वेश्चन मुझसे आता था मैं उसी को हल करता था, बाकी मैं अदर क्वेश्चंस को हल नहीं करता था। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया, 3rd सेमेस्टर से मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे मुझे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, मैं सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेज की कॉपी आती थी बीटेक की, तो 40 पेज की कॉपी में से सभी को मैं भरूँगा, सभी को भरने का प्रयास करूँगा। चाहे मैं क्वेश्चन पेपर को ही दोबारा लिख दूँ, लेकिन भरूँगा वही 40 पेज। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स को मुझसे ज़्यादा कमज़ोर मैथ आपकी हो नहीं सकती है। मेरे पास दिन भर में 10-20 फ़ोन आते हैं मुझसे, देश भर के लोग, देश भर के स्टूडेंट, महाराष्ट्र, चेन्नई, आंध्रा, बिहार, सारे लोग मुझसे फ़ोन कर कर के बोलते हैं सर मैथ कमज़ोर है, मैथ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मैथ नहीं हो रही है, मैथ याद नहीं हो रही है। मैंने ग्रुप में भी एक डिस्कशन किया था कि सर मैथ याद नहीं हो रही है, मैथ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन आपको हैंडराइट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास जो भी बुक है, सारी बुक अच्छी हैं, जो भी बुक के तरीके हैं पहले उसका डेस्क्रिप्टिव मेथड सीखिए। ये मन में लगन रखिए, जैसे मैंने रखी थी कि मुझे बीटेक करनी है। फर्स्ट मेरी लगन ये थी कि मुझे बीटेक करनी है, क्योंकि बीटेक हो नहीं रही थी। 12 में से 7 पेपर मेरे बैक चल रहे थे, हो नहीं रही थी। मेरी लगन थी कि मुझे बीटेक करनी है, इन लोगों की हंसी बंद करनी है। तो जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 500 700 का कितना परसेंट है। मान लो ये क्वेश्चन आपसे आता है कि 500 700 का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन सभी से आता है, मान लो ये क्वेश्चन आपको आता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हैंडराइट कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, राम राम जी राम राम डोसा से। कुछ बच्चे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं शुरू से ही कि सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, टीचरों से बोलते हैं या फिर कोई ऐसी बुक देखते हैं या फिर ऐसा कलेक्शन करते हैं कि डायरेक्ट ये पूछते हैं सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या इसकी। पहले मेरे साथियों, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो पहले उसको बड़े तरीके से, जो उसका प्रॉपर मेथड है, उस प्रॉपर मेथड से उस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। एक दो टाइप के सवाल आपको टीचर या आप खुद किताब से देख के कीजिए या बुक से देख के कीजिए। 1-2 सवाल उसी टाइप का सवाल, उसी बुक में से या अदर बुक में से उसी टाइप का सवाल, जिस टाइप का सवाल आपने किया है उसी टाइप के सवाल को आप अपनी मर्जी से दोबारा करके देखिए डेस्क्रिप्टिव तरीके से। शॉर्ट ट्रिक पे मत जाइए। यदि आपने उस ट्रिक को फॉलो किया, जैसे एक सवाल आपने कर लिया किताब से देख के, बुक से देख के कि ये सवाल इस टाइप से होता है। अगर इस टाइप से सवाल को करके देखा आपने और उस टाइप के बाद अगर आपसे सवाल दूसरे किताब हो या किसी भी टाइप की किताब हो, उसी टाइप का सवाल यदि आपसे सॉल्व आउट हो गया तो समझ जाना कि आप मैथ सीख रहे हैं। मैथ ऐसे ही सीखी जाती है, मैथ को ऐसे ही सीखिए। और धीरे धीरे 2-4 सवाल आप उसी टाइप के करेंगे तो ऑटोमेटिक मैथ का शॉर्ट मेथड आप खुद में खुद करने लगेंगे। आपको खुद को पता लगने लगेगा कि x तो लगना ही नहीं चाहिए था, यहाँ 100 तो लिखना ही नहीं चाहिए था, ये सवाल को इस टाइप से वेरीफाई करना था, ये मैंने ज़्यादा गलत कर दिया। लेकिन ये टैलेंट कब आएगा? ये टैलेंट तब आएगा जब एक ही टाइप के आप 4 से 5 सवाल करोगे। लेकिन हैंड राइट होना चाहिए, खुद के हाथ मैथ में कभी नहीं कांपने चाहिए। मैथ हमेशा हाथ से ही करनी है आपको, पढ़ के समझ के ऐसे नहीं होती है। जब तक आपके पास पेन नहीं है तब तक मैथ नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद 2018 में मार्च में वैकेंसी आया, एएलपी का वैकेंसी आया। दोस्तों, मेरा प्लान नहीं था कि मैं एएलपी का फॉर्म नहीं भरूंगा। मेरा ये वैसे ड्रीम जॉब था। मेरे एक रिलेटिव असिस्टेंट लोको पायलट थे जो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ बताया करते थे
बहुत अच्छी स्टोरियाँ बताया करते थे लोको पायलट की। मैं उन स्टोरियों को देख के रोमांचक हो जाता था, रोमांटिक हो जाता था कि मुझे भी नौकरी करनी है तो रेल की नौकरी करनी है। साइकिल सभी चलाते हैं, बाइक सभी चलाते हैं, स्कूटी सभी चलाते हैं, कार सभी चलाते हैं। मुझे एक दिन रेल चलानी है। संयोग से 2018 मार्च में वैकेंसी आई। मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था। मैं कोचिंगों में पढ़ाया करता था, मैथ पढ़ाता था मैं। देखो, जो बंदा मैथ में कमज़ोर था वही बंदा स्टूडेंटों को मैथ पढ़ा रहा था। इस बात को समझिए, लगन 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 लगाइए। अब कैफ़े वाले के पास गया, कैफ़े वाले ने बोला भैया साइट नहीं चल रही है। लास्ट डेट तक मैंने इंतज़ार किया। लास्ट डेट के दिन मैं फिर गया, बोला भैया साइट नहीं चल रही है लेकिन रात को 11 बजे आपका फॉर्म भरा जा सकता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए। मैंने लास्ट डेट के दिन फॉर्म भरा। मैं रात को 12 बजे सो गया था। खुद कैफ़े वाले ने, खुद कंप्यूटर वाले ने, इंटरनेट वाले ने खुद का नंबर मेरे प्रिंट आउट पर खुद का नंबर दे दिया। खुद के पास ही OTP आने लग गया। मैंने क्या किया कि मैथ में खुद पढ़ाता था, खुद मेरी लगन थी मैथ में, थोड़ा मॉडिफाई कर चुका था। साइंस मेरी शुरू से ही अच्छी थी, साइंस बैकग्राउंड से था और NCERT पढ़ता था। मैंने NCERT पढ़ी है। NCERT के अलावा मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी है दोस्तों। आप जो ये बार बार बोलते हो ना कि सर NCERT में से पूरा पेपर आ जाएगा, क्या NCERT में से ही पेपर आएगा, पेपर बाहर से आएगा ही नहीं। अगर मैं NCERT, देखो मैं साइंस बैकग्राउंड से था लेकिन फिर भी मैंने NCERT पढ़ी। कुछ बातें आज भी ऐसी NCERT में, चाहे आप BSc MSc BTech MTech कर लो, उसके बाद भी आपको NCERT की बातें, कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं। इसलिए NCERT में से ही पेपर उठाया जाता है। UPSC का हो, RPSC का हो, BPSC का हो, UPPSC का हो, सारा पेपर आपके NCERT साइंस में से उठाया जाता है। तो मेरी साइंस शुरू से अच्छी थी। मैथ में पढ़ाने लग गया था, मैं कवर अप करने लग गया था। धीरे धीरे मैं बोर्ड मास नियम सीखने लग गया था। धीरे धीरे मैं कवर अप पे आ गया था। रीजनिंग सभी की लगभग एवरेज होती है, लगभग सभी की अच्छी होती है। और करंट मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि करंट का मार्जिन कम था। मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। करंट का मार्जिन कम था क्योंकि मैंने सोचा कि मैं करंट पे जितना फोकस लगाऊंगा, मैं आप लोगों को भी वही बात बोलता हूँ कि मैं करंट पे जितना फोकस लगाऊंगा, अगर मैं उतना ज़्यादा फोकस मैथ और साइंस और रीजनिंग पे लगाऊंगा तो इनका रेशो ज़्यादा है, इनसे मेरा प्री निकल जाएगा। तो मैंने करंट नहीं पढ़ी थी दोस्तों, मैंने करंट थोड़ी पढ़ी थी, 1-2 दिन लास्ट टाइम पे। खेल कूद पुरस्कार और हाल में चर्चा में चलने वाले व्यक्ति, मैंने ऐसी 3-4 चीज़ें पढ़ी थी। 10 पेज पूरे पढ़े होंगे, लेकिन मेरा करंट का एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। मैंने करंट नहीं पढ़ी थी लेकिन मेरी मैथ साइंस और रीजनिंग अच्छी थी। इसके भरोसे मैं लास्ट डेट के दिन फॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया और लास्ट डेट के दिन कैफ़े वाले ने खुद का नंबर उसमें डाल दिया। प्रिंट आउट, अगस्त के आसपास एग्ज़ाम अगस्त के आसपास लगा तो मैं कोचिंग की छुट्टी करके एक दिन दिल्ली पेपर देने चला गया तो मेरा प्री एग्ज़ाम निकल गया। अब मेरा प्री एग्ज़ाम इसलिए निकला क्योंकि मैंने मैथ रीजनिंग और साइंस तीनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी थी। मैथ में बच्चों को पढ़ाता ही था, साइंस मेरी NCERT से अच्छी कर रखी थी मैंने। साइंस सभी की एवरेज होती है, साइंस को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद प्री एग्ज़ाम देके मैं आ गया। प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ गया। उस टाइम पे ALP और टेक्नीशियन का एक साथ रिक्रूटमेंट आया था। कम से कम 80-90 लाख फॉर्म थे दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया में 80-90 लाख फॉर्म थे। 80-90 लाख फॉर्म होने के बाद मैंने हिम्मत जुटा के कोशिश की कि चलो ALP का पेपर तो दे के आते हैं। दिल्ली मेरा पेपर था, वो एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद कोई मेरा दोस्त, कोई मेरे सगे संबंधी, कोई मेरे रिलेटिव, कोई मुझसे जूनियर, कोई मुझसे सीनियर, कोई दिल्ली जा रहा था, कोई जयपुर बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोचिंग कर रहा था, कोई टेक्निकल की अलग कोचिंग कर रहा था, कोई ऑनलाइन ले रहा था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था दोस्तों। मैं सन 2018 की बात कर रहा हूँ। रियल में मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास रियल में एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था। एंड्रॉयड मोबाइल अगर मेरे पास होता तो शायद मैं भी ऑनलाइन कोचिंग करता। आज तक मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी, ये हकीकत है, और मैंने सेल्फ स्टडी की है। मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं था, बड़ा मोबाइल नौकरी लगने के बाद ही आया है। एक छोटा मोबाइल दिया था मुझे घर वालों ने,
वही मोबाइल मेरी तब तक नौकरी नहीं लगी जब तक मेडिकल नहीं हुआ, तब तक मैंने वही मोबाइल रखा। ट्रेनिंग में भी मेरे पास वही मोबाइल था। आप अंदाज़ा लगाइए कितना स्ट्रगल किया। फिर कोई दिल्ली जा रहा था, कोई जयपुर कोई अच्छी कोचिंग कर रहा था, कोई ऑनलाइन जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बीटेक किया हुआ था इलेक्ट्रिकल से, तो मेरा इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बेस क्लियर था। मैंने रियल बता रहा हूँ आपको, मैंने प्लेटफॉर्म का एक बुक खरीदा, 60 रुपये का बुक आया था उस टाइम पे वो। मैंने प्लेटफॉर्म का एक बुक खरीदा। मैंने यूथ पब्लिकेशन भी नहीं पढ़ा था, मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको। मैंने रुकमणी का एक प्लेटफॉर्म का एक बुक खरीदा, वो 60-65 रुपये का आता है। मैंने पहले भी ग्रुप में उसको डाला था, वो मैंने पढ़ा। कुछ मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, कुछ मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन देखे, कुछ मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, कुछ मैंने उसके जो उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे थे वो पढ़े। और उसके पढ़ने के बाद मेंस पेपर सिकंदराबाद में मेरा लगा। मैंने सिकंदराबाद जोन चूज़ किया था। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि सिकंदराबाद जोन भरना है या कोई और जोन भरना है, क्योंकि आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने एक दोस्त से पूछा कि आप ये बताइए कि मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं, तो उसने गलती से यूँ कह दिया कि फॉर्म आप अजमेर से लगाओ, फॉर्म आप प्रयागराज से लगाओ। मैंने कहा तो फिर इसमें कट ऑफ ज़्यादा गया तो बोला कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, सेम कट ऑफ जाएगा, सेम ऑल इंडिया का एक कट ऑफ जाएगा। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने मेरी मर्जी से सिकंदराबाद जोन चूज़ किया था। दोस्तों आज आपको गाइड करने वाला ये विकास है, आज आपको गाइड ये विकास कर रहा है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो मैं कुछ परिस्थितियाँ और होती, कुछ सिचुएशन कुछ और होते, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं मेरे भरोसे जो मैंने सफलताएं अर्जित की हैं वो मैंने मेरे भरोसे की हैं, मैंने मेरी सफलता से की हैं, मैंने मेरी लगन से की हैं। तो मैंने सिकंदराबाद जोन भर दिया। सिकंदराबाद जोन भर दिया तो मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में था। मेंस का एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन्ड हुआ था, उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम था। तो जनवरी में मुझे याद आ रहा है शायद 22, 23 या 21 जनवरी, 3 दिन पेपर था वो जनवरी के आसपास जब पेपर था तो मेरी कोचिंग की 5 दिन की छुट्टी दे के गया था। 2 दिन सिकंदराबाद जाने के, 2 दिन सिकंदराबाद से आने के और 1 दिन एग्ज़ाम देने का। मैं 5 दिन की छुट्टी दे के गया था। टेक्निकल पेपर से मेरी बीटेक से आया था, आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्रिक्वेंसी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम पेपर होता है लगभग। तो मेरे रेंज में पेपर था, तो टेक्निकल पेपर मैंने वैसे क्वालिफाई किया। और जनरल पेपर था मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। उसमें जीके मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी थी दोस्तों, पॉलिटी पढ़ी थी, और मैंने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नाटो का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और सार्क का मुख्यालय किधर है, एपीएक क्या है, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चीज़ें मैंने पढ़ी थी। साइंस मैंने हुबहू प्री की तरह जो प्री में पढ़ा था वही मैंने मेंस में पढ़ा था, सेम एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। मैथ जो सेम मैंने प्री में निकाला था वही मेरा कंटेंट मेंस में था, और रीजनिंग जो सेम मेरा प्री में था वही मेरा मेंस में था। जीके मैंने करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी नहीं थी मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में थोड़ा दबदबा कम था करंट अफेयर का। मैंने क्या किया, स्टैटिक जीके पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया, पॉलिटी ज़्यादा पढ़ी, मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि मेरा शायद मेंस एग्ज़ाम निकल सकता है। मुझे ऐसा लगा, मेरा ड्रीम जॉब भी ये बन गया था, क्योंकि एक रिलेटिव ने मुझे इसके बारे में काफ़ी बता दिया था। मैं रोमांटिक हो गया था कि मुझे जॉब करना है ना तो रेल ड्राइवर बनना है, मुझे रेल पायलट बनना है, मुझे रेल पायलट ही बनना है। मैंने कुल मिला के मेंस एग्ज़ाम दे के आने के बाद फिर मैंने मेरा कोचिंग स्टार्ट किया। मैंने मेरा कोचिंग स्टार्ट करने के बाद 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ गया था। 20 से 25 दिन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि यदि आप ऐसे स्वाभिमानी हैं, यदि आप ऐसा पढ़ते हैं, यदि आपके पास ऐसी लगन है कि आपका रिजल्ट कोई और देखे, क्योंकि मैंने मेरे रिजल्ट कभी नहीं देखे। मेरे रिजल्ट देखने वाले बहुत हैं, मुझे खुद को मालूम नहीं उनको कैसे मेरे रिजल्ट का अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन उनको रिजल्ट का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है कि विकास इसमें पास हो गया है, विकास इसमें फेल हो गया है।
वो लोग मुझे बताते थे कि यार आप पास हो गए हो इसमें, यार आप इस तरीके से सक्सेस हो गए हो। तो मुझे किसी ने बताया, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, मुझे बताया कि आप पास हो गए हो, आप पास हो गए हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एक ड्रीम जॉब बन गया था। एएलपी एएलपी बनना मेरा ड्रीम जॉब हो गया था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, अब साइको बचा है। अब साइको लोगों के मुंह से सुनता था कि साइको में ही फेल होते हैं, एएलपी बनने के लिए साइको में ही ज़्यादातर फेल होते हैं, प्री और मेंस में तो फेल कम होते हैं, क्योंकि प्री और मेंस 2018 में पहली बार लगा था। उससे पहले एक ही पेपर होता था, कॉमन पेपर होता था, लोग 6-7 जगह से फॉर्म भरते थे, कहीं ना कहीं पास हो जाते थे और लोग कहीं ना कहीं लोको पायलट बन ही जाते थे। लेकिन मैं 2018 में पहली बार मैंने फॉर्म लगाया। पहली बार फॉर्म लगाने के बाद पहली बार ही ऑनलाइन हुआ और पहली बार ही प्री मेंस हुआ, और मेंस में भी 2 पेपर हुआ, और पहली बार ही कंप्यूटर पे साइको हुआ। ये ऐसा पहला मौका था जब कंप्यूटर पे साइको हो रहा था। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कंप्यूटर पे साइको कैसे होगा, कितनी मिनट मिलेगी, 2 मिनट में स्क्रीन को ऊपर नीचे करते ही रहेंगे क्या, 2 मिनट में तो वो सारा चला जाएगा, 2 मिनट में स्क्रीन ही गायब हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर करते हैं तो कभी स्क्रीन ऊपर करनी पड़ती है, कभी नीचे करनी पड़ती है, तो कुल मिला के वो 2 मिनट वैसे ही निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, मेंस क्वालिफाई होने के बाद मैंने मेरा कोचिंग सेंटर क्लोज कर दिया, टेम्पोररी क्लोज कर दिया, थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया। मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं इतना ही पैसा कमाता था जो मेरा खर्चा चल जाता था, और मेरी मदर बीमार रहती थी, कार्डियो पेशेंट थी, मैं उनकी टैबलेट और दवाइयाँ कुछ लेके आता था, मैं इतना ही पैसा कमा पाता था। मेरे पास पैसा नहीं था, एक किसी रिलेटिव का फ़ोन उधार लिया, फ़ोन उधार लेके उसमें ऑनलाइन कहीं से वीडियो देख दाख के और सेल्फ स्टडी कर साइको का एक बुक ले आया, 200-300 रुपये का आर्यंत प्रकाशन का कोई बुक लेके आ गया साइको का, जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद मैंने ये सोचा, लोग इधर उधर कोचिंगों में जा रहे थे, अब मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि और चूँकि सभी कोचिंग सेंटर वही पुराने सेंटर थे जो ऑफलाइन कोचिंग करवाते थे, जो पहले ऑफलाइन साइको होती थी उसी बेस पे चल रहे थे। मेरा दिमाग थोड़ा हटके था, मैं ये सोच रहा था कि ये सारे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ाएंगे इनको, क्योंकि पेन पेपर पे होता था, पहले पेपर और पेन लेके और फिर साइको होता था। मेरा माइंड साइको ये था कि ये उसी पैटर्न से करवाएंगे, मैं अलग पैटर्न फॉलो करूँगा। तो मैंने बुक लेके और उसकी प्रैक्टिस घर पे ही शुरू कर दी। मैं 1 महीने घर पे रहा, कोचिंग सेंटर मैंने बंद कर दिया। मैंने घर पे प्रैक्टिस किया, एक कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर पे साइको ऑनलाइन था, तो मैं मेरे नियरेस्ट टाउन में मैंने 300-400 रुपये उसको कैसे भी करके दिए। 300-400 रुपये मैंने उसको ऑनलाइन 1 घंटे 2 घंटे डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट उस पर निकालता था, 1-2 प्रैक्टिस सेट उससे निकालता था। क्यों निकालता था? क्योंकि ये ज़रूरी था कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, साइको के लिए पहले से हैबिट बनानी पड़ेगी, साइको के लिए कैसे काम करेंगे, साइको के लिए अगर आज पेन पेपर में कर रहे हैं तो फिर कल क्या पता कंप्यूटर पे कैसी स्थिति आए। तो मैं डेली 1-2 घंटे किसी की बाइक मांग कर, मेरे पास बाइक भी नहीं थी दोस्तों मेरे पास बाइक भी नहीं थी, मैं किसी की बाइक लेकर, कभी साइकिल से, कभी किसी के पास अपना ये कह के कि मैं साइको करने जा रहा हूँ, भैया आज मुझे बाइक दे दो, आज मुझे साइकिल दे दो, ये करके मैं जा रहा था। तो धीरे धीरे मैंने 1-1, 2-2 प्रैक्टिस सेट निकालना स्टार्ट किया। मैं 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैंने कंप्यूटर वाले को बता दिया था कि भैया मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है, मुझे हर हालत में, मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे एएलपी हर हालत में बनना है, मुझे कोऑपरेट कीजिए, मुझे यदि आप कोऑपरेट करोगे तो मैं क्या पता एएलपी बनने के बाद आपको अच्छा कोऑपरेट करूँ, आप दिनों को मत भूलिए, मैं ज़रूर आपको याद रखूँगा। तो बंदा वो भी अच्छा था, वो भी 2 घंटे 4 घंटे आप कंप्यूटर को काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे उतने ही पैसे में वो 3 से 4 घंटे कंप्यूटर में काम में लेता था और 2-3 प्रैक्टिस सेट निकाल के आता था। प्रैक्टिस सेट निकालने से मेरे माइंड में, दिमाग में डेवलप हो गया था कि मेरी साइको निकल सकती है। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था, मुझे 5-7 दिन में, 1 वीक में ये अंदाज़ा लग गया था कि मेरी साइको निकल सकती है।
लेकिन साइको का रिदम ऐसा है कि साइको आपकी आज निकल रही है, साइको आपकी कल नहीं निकलेगी, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि साइको के दिन उस दिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, क्योंकि साइको में माइंड फास्ट चाहिए। 2 मिनट का पेपर 3 मिनट का पेपर होता है, 1 मिनट का गैप होता है और 2 मिनट उस क्वेश्चन को करने में होते हैं। मतलब आपका माइंड बिल्कुल फास्ट काम करना चाहिए। साइको लेता इसीलिए है रेलवे, क्योंकि लोको पायलट का माइंड फास्ट काम करे, तुरंत डिसीजन ले। इसीलिए अब मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस होने लग गया था, क्योंकि लगन थी, मुझे मन में ये विश्वास था कि मुझे ड्रीम जॉब पाना है, मुझे एएलपी हर हालत में बनना है, मुझे मेरी सीट हर हालत में पक्की करनी है। और मुझे किसी ने ये भी कहा था कि साइको पास कर लिया ना अब की बार, क्योंकि कंप्यूटर पे साइको पहली बार हो रहा है, अब की बार साइको पास कर लिया ना तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपकी दुआएं थी, लोगों का आशीर्वाद था, माँ बाप का आशीर्वाद था। मैंने साइको देने में चला गया। मैं साइको देने गया तो सब कुछ मुझे ऐसा माहौल पहले से ही मिल रहा था। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे काम पहले करता था वैसे कि वैसे ही मुझे माहौल मिला, वैसे कि वैसे मेरा माइंड शार्प आया। पहले मैंने मुंह धोया, मुंह धोने के बाद मैं कंप्यूटर टेबल पे गया। कंप्यूटर टेबल पे जाने के बाद जैसे ही सेट खुला, टाइम हुआ, जैसे ही सेट खुला तो मैं धीरे धीरे वही रिदम, मैं सोच रहा था कि आज भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मैं आज भी ये सोच रहा था कि मैं आज भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस करते 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 2 मिनट 3 मिनट, उसमें माउस में बीच में कर्सर बटन काम नहीं करता है दोस्तों। उसमें बीच में जो माउस का जो गोल बटन होता है वो काम नहीं करता है। तो और चूंकि कंप्यूटर में जब हम प्रैक्टिस करते थे तो गोल बटन काम करता था उस पर, तो रेलवे ने बीच का बटन हटा दिया था। तो 1-2 मिनट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। मैंने सोचा आज विकास, अगर आज साइको में पीछे रह गया तो ज़िंदगी तुझे कभी आगे नहीं होने देगी। इसलिए मैंने जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ भूल गया और कंप्यूटर के आगे आंख गड़ा के बैठ गया। आंख गड़ा के बैठने का मतलब है कि नज़र बिल्कुल आपका फोकस बोर्ड पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका बिल्कुल फोकस था। मेरा बिल्कुल फोकस था, मुझे हर हालत में जॉब लेनी थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पहले से कर रखी थी। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा जल्दी मूव करूँगा, क्वेश्चनों को जल्दी मूव करूँगा, थोड़ा माइंड को फास्ट रखूँगा। सब कुछ भूल गया। तो धीरे धीरे वो साइको भी पास हो गया और साइको पास हुआ तो मेडिकल के लिए बुलाया। अब A1 मेडिकल था, थोड़ी दिक्कत थी। A1 मेडिकल का मतलब है कि आपका पूरी बॉडी A1 होनी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी A1 होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, चश्मा आपके लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका ECG बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, आपका चेस्ट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपका हार्ट अच्छा काम करना चाहिए, आपकी सर्जरी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर इसी बात को पूछता है कि कभी सर्जरी करनी है क्या। और आपका बिल्कुल A1 हाथ पैर कान नाक सारे काम करने चाहिए, क्योंकि सारा टेस्ट होता है। ALP का मेडिकल ऐसा होता है जैसा किसी भी एग्ज़ाम का नहीं होता है। ALP का खतरनाक मेडिकल होता है। तो उस मेडिकल में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो BP का थोड़ा शिकायत आया। डॉक्टर ने बार बार मेरा ब्लड प्रेशर मेजर किया तो ब्लड प्रेशर आ रहा था 160। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर मैं आपको फिट कर दूंगा तो अगर गाड़ी में आपको अटैक आ गया तो फिर मैं ही फंसूंगा, मैं तो आपको फिट नहीं दूंगा। काफ़ी दिन तक मशक्क़त करनी पड़ी, थोड़ा डर लग रहा था कि ये ड्रीम जॉब है, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, पता नहीं कब कैसे क्या होगा, मालूम नहीं वैकेंसी दोबारा आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैंने नींदों की गोली भी ली दोस्तों, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था, टेंशन था, बॉडी ऐसे स्ट्रेस में थी कि A1 मेडिकल में रह गए। डॉक्टर ने अगर ब्लड प्रेशर में, क्योंकि मेरी आंखें 6/6 थी, मेरी सारी बॉडी सही थी, लेकिन थोड़ा ब्लड प्रेशर का जोर था। और डॉक्टर ब्लड प्रेशर को फिट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को फिट करेगा तो कुछ गाड़ी में हो गया, मान लो गाड़ी में आप चक्कर आ गए, आप गिर गए, मान लो कुछ और गड़बड़ हुआ तो उसमें डॉक्टर फंसता है। इसलिए जैसे तैसे लास्ट में मैंने नमक बंद किया। 2-4 दिन उधर ही मेडिकल में नमक बंद किया, तेल खाना बंद किया, ऑयल खाना बंद किया, नमक मिर्च बिल्कुल खाना बंद कर दिया। और नींद और खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहना, और कम चपाती खाना, कम रोटी खाना, कम सब्जी खाना। इस तरीके से मैंने प्रोसेस को फॉलो किया था। दोस्तों,
मुझसे ज़्यादा मैथ आपकी कमज़ोर नहीं हो सकती है, मुझसे ज़्यादा आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, मेरे बराबर आपने स्ट्रगल किया भी नहीं होगा और कोई करेगा भी नहीं। और मेरा जैसा ड्रीम जॉब, मेरा एक ड्रीम जॉब था ये, क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि एएलपी का जॉब वेरी बेस्ट जॉब होता है, अच्छी सैलरी होती है, ऐसा ऐसा होता है, गाड़ी का ड्राइवर बनो, थोड़ा अच्छा रहता है, माहौल भी अच्छा रहता है, लोग भी पूछते हैं लोको पायलट है। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, आप पढ़ो, मेहनत करो, जानदार मेहनत करो, शानदार मेहनत करो, मैथ को बार बार हैंड से निकालो, मैथ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी, मुझसे लोग पूछते भी हैं। और एनसीईआरटी की साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी की साइंस पढ़ो, रीजनिंग को हल्के में मत लो, रीजनिंग में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष के सवाल आते हैं उनको पढ़ो। कथन जैसे कुछ गधा कुत्ता है, कुछ कुत्ता मोर है, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ो, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर घड़ी के क्वेश्चन मत पढ़ो। और करंट पर दो तीन टॉपिक, खेल कूद पुरस्कार सम्मान पर ध्यान रखो। पॉलिटी पढ़ लो, स्टैटिक जीके में पॉलिटी पढ़ लो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है। रीजनिंग, मैथ और साइंस और पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और खेल कूद पुरस्कार, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये कोई यूट्यूबर आपसे कुछ भी कहे, मैंने बारीकियाँ देखी हैं रेलवे में, मैं रेलवे में मैंने जॉब किया है, मुझे पता है, मुझे मालूम है। लोग कुछ भी कहेंगे आपसे, क्योंकि खुद ने तो कभी क्रैक किया नहीं है, लोग आपसे कुछ भी कहेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस बात की टेंशन मत कीजिए, एक दिन आप मेरे साथ ड्यूटी करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप बोलेंगे सर मैं भी लोको पायलट हो गया, मैं भी एएलपी हो गया। आप प्री मेंस क्वालिफाई कीजिए, आप प्री मेंस क्वालिफाई कीजिए, प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद साइको कराने की गारंटी मेरी है, क्योंकि साइको वही करवा सकता है जिसने इस टाइप का साइको दे रखा है। अगर आप ऑफलाइन साइको में जाएंगे तो आपको सेम, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, 10-15 साल की उनकी तो वही स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक्चुअल में साइको क्या होता है ये मैंने देखा है, एक्चुअल में साइको कंप्यूटर पे कैसा है ये मैंने देखा है। मैं आपको स्पेशल रणनीति साइको के बारे में बताऊंगा, आप पढ़ो, जानदार पढ़ो। मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप गवर्नमेंट सर्विस में एएलपी बनोगे, आप असिस्टेंट लोको पायलट बने, ऐसी मेरी दुआ है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसा मेरा साथ आपके साथ रहेगा। आप मुझसे जुड़े, आपने मेरे साथ इतना टाइम व्यतीत किया, इतना टाइम स्पेंड किया, आपका बार बार धन्यवाद। आप ऐसे जुड़ते रहिए, ये आवाज़ को भारत के अंतिम छोर तक पहुंचाइए जहां इसकी ज़रूरत है। मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि मुझसे ज़्यादा मैथ आपकी कमज़ोर नहीं है, कि कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस है तो आप परफेक्ट बनोगे, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो होशियार भी कमज़ोर बन जाता है। मैंने 10th क्लास में 95% वाले मैथ साइंस में 12th क्लास में फेल होते देखे हैं, और जो कभी फेल नहीं होता है उसको मैंने कंपटीशन में फेल होते देखा है। ओवर में मत रहो, केवल पढ़ो, मेहनत करो, लगन लगाओ। धन्यवाद, नमस्कार।